तो आज हम दो बिल्कुल अलग अलग सफर पर निकल रहे हैं और दोनों की मंजिल एक ही है, भारत। पहला सफर है आज की दुनिया का, जिसमें हम देखेंगे कि समंदर के पानी में भारत की सरहदें कहाँ तक हैं। कानून की नजर में। हाँ, कानून की नजर में भारत कितना बड़ा है। और दूसरा सफर हमें करोड़ों साल पीछे ले जाएगा, बहुत पीछे, ये जानने के लिए कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो असल में बनी कैसे थी। तो चलिए इस दिलचस्प पड़ताल में उतरते हैं। और ये दोनों सफर, जैसा आपने कहा, हैं तो अलग पर एक जगह आकर जुड़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, एक तरफ है इंसानों के बनाए नियम जो नक्शे पर लकीरें खींचते हैं, और दूसरी तरफ है कुदरत की वो जबरदस्त ताकतें जिन्होंने करोड़ों सालों में सिर्फ लकीरें नहीं बल्कि हिमालय जैसे पहाड़ खड़े कर दिए। वाह, क्या शुरुआत है। तो चलिए पहले कानून की लकीरों से ही शुरू करते हैं। समंदर तो अथाह है, इस पर कोई देश अपना हक जताए तो कैसे? ये हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है। हमारे स्रोतों में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982 का जिक्र बार बार आता है। तो इसकी क्या भूमिका है? देखिए, इससे आप आसान भाषा में समंदर का संविधान कह सकते हैं। समुद्र का संविधान? जी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब देशों में समुद्री संसाधनों के लिए, आप कह सकती हैं, खींचतान बढ़ने लगी, तो ये महसूस हुआ कि अगर नियम नहीं बनाए गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो सालों की बातचीत के बाद 1982 में ये समझौता हुआ। इसका मकसद था ये तय करना कि किस देश का समंदर में कितना अधिकार होगा, ताकि सब शांति से रह सकें। बिल्कुल ठीक है। तो इसी में एक शब्द आता है आधार रेखा या बेसलाइन, जिसे कहा गया है टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा। अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है तो टेक्निकल, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। समझिए, भारत का समुद्री किनारा एकदम सीधा तो है नहीं, कहीं अंदर है, कहीं बाहर निकला हुआ है। बिल्कुल। तो अगर हर मोड़ से दूरी नापना शुरू करें तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका एक आसान तरीका निकाला गया। क्या? आप नक्शे पर तट के जो सबसे बाहरी सिरे हैं उन पर कुछ बिंदु बनाइए और फिर उन बिंदुओं को एक सीधी रेखा से जोड़ दीजिए। बस यही काल्पनिक सीधी रेखा आधार रेखा है। अच्छा, तो ये एक तरह का स्टार्टिंग पॉइंट या जीरो पॉइंट हो गया, एकदम सही। अब समंदर में सारी दूरियां इसी रेखा से नापी जाएंगी। और स्रोत ये भी बताते हैं कि इस रेखा और जमीन के बीच जो पानी फंस गया, जैसे कोई खाड़ी, उसे आंतरिक जल कहते हैं। जी हाँ, इंटरनल वाटर। और उस पानी पर देश का बिल्कुल वैसा ही हक होता है जैसा उसकी नदियों या झीलों पर। वहां कोई दूसरा देश बिना इजाजत के आ भी नहीं सकता? नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं। समझ गया। अब दूरियां नापने की बात आई है तो यहाँ किलोमीटर नहीं बल्कि नॉटिकल मील और फैदम का इस्तेमाल होता है। ये क्या है? ये समंदर की दुनिया की अपनी इकाइयां हैं। एक नॉटिकल मील जमीन के करीब 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। और इसे इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के अक्षांश पर आधारित है, जिससे जहाजों और विमानों को रास्ता खोजने में आसानी होती है। और फैदम? फैदम गहराई नापने की इकाई है। एक फैदम करीबन 6 फीट। दिलचस्प है। तो चलिए अब इस जीरो पॉइंट यानी आधार रेखा से समंदर में भारत के अधिकार क्षेत्रों को नापते हैं। 3 हिस्सों में बांटा गया इन्हें, है ना? जी, 3 मुख्य क्षेत्र हैं। तो पहला है प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरिटोरियल सी। बिल्कुल, इसे आप किसी देश का घर समझ सकते हैं। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, करीबन 22 किलोमीटर तक। अच्छा। इस दायरे में समंदर भी भारत की जमीन जैसा ही है। यहाँ की हर मछली, हर तेल की बूंद, हर संसाधन पर भारत का पूरा हक है। यानी ये तो हुआ घर का आंगन, यहाँ हमारी पूरी चलती है। पूरी। फिर इसके बाद आता है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिजियस जोन। ये 24 नॉटिकल मील तक है। हाँ, अगर 12 मील वाला क्षेत्र घर है तो ये 24 मील तक का एरिया आपके घर के बाहर का बरामदा जैसा है। बरामदा? हाँ, ये प्रादेशिक सीमा के बाद अगले 12 मील का इलाका है। यहाँ आप घर के मालिक की तरह किसी को गिरफ्तार तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर देख सकते हैं कि कोई आपके घर में कूड़ा ना फेंके या कोई संदिग्ध गतिविधि ना करे। वाह, ये उपमा तो बेहतरीन है। तो इस बरामदे में भारत क्या क्या कर सकता है? यहाँ भारत 4 चीजों पर नजर रखता है। सीमा शुल्क कस्टम्स, कराधान यानी टैक्सेशन, आप्रवासन यानी इमिग्रेशन, और स्वच्छता सैनिटेशन। अगर कोई जहाज टैक्स चोरी के इरादे से आ रहा है तो भारत उसे इस जोन में ही रोककर कार्रवाई कर सकता है। ये एक तरह का सुरक्षा बफर जोन है। समझ गया। घर, फिर बरामदा, और इसके बाद सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी इलाका आता है
अनन्य पार्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। हाँ, EEZ, ये 200 नॉटिकल मील तक फैला है। ये तो बहुत बड़ा हो गया। बहुत बड़ा, ये करीब 370 किलोमीटर का दायरा है। अगर भारत के EEZ का कुल क्षेत्रफल देखें तो वो भारत की जमीन के आधे से भी ज्यादा है। क्या बात है। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ भारत को सारे आर्थिक अधिकार मिलते हैं। आर्थिक अधिकार जैसे कि? जैसे इस विशाल समुद्री इलाके में मछली पकड़ने का हक सिर्फ भारत का है। समंदर की सतह के नीचे अगर तेल, गैस या कोई और खनिज मिलता है तो उसे निकालने का हक भी सिर्फ भारत का है। बिल्कुल। यहाँ तक कि भारत इस जोन में वैज्ञानिक शोध कर सकता है, कृत्रिम द्वीप बना सकता है और समुद्री लहरों से बिजली भी पैदा कर सकता है। दूसरे देश यहाँ से गुजर सकते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ ले नहीं सकते। ये तो कमाल है। मतलब कानून ने जमीन के अलावा समंदर में भी एक विशाल संसाधन से भरा क्षेत्र दे दिया है। अच्छा, 200 नॉटिकल मील के बाद क्या होता है? उसके बाद उच्च सागर या हाई सी शुरू हो जाता है। हाई सी? जी, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, ये पूरी दुनिया की साझा विरासत है। मतलब वहां कोई भी आ जा सकता है? कोई भी, बस शर्त ये है कि सब कुछ शांतिपूर्ण मकसद से हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा पार्क है जो सबके लिए खुला है। तो हमने आज के भारत की समुद्री सीमाओं को तो नाप लिया, जो कानून की स्याही से खींची गई हैं। लेकिन जिस जमीन से ये सीमाएं शुरू होती हैं, उसकी अपनी कहानी तो करोड़ों साल पुरानी है, जो स्याही से नहीं बल्कि आग और पत्थर से लिखी गई है। चलिए अब उस कहानी में उतरते हैं। बिल्कुल। अब हम घड़ी को सैकड़ों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों साल पीछे घुमाने जा रहे हैं। तैयार हूं मैं। स्रोत हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां ना भारत था, ना एशिया, ना कोई और महाद्वीप जिसे हम आज पहचानते हैं। वहां था सिर्फ एक विशालकाय महाद्वीप, पैंजिया। पैंजिया? ये नाम सुनते ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म की याद आती है। तो ये पैंजिया क्या था? और एक और नाम है पेंथैलासा। कल्पना कीजिए कि आज दुनिया के सारे महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, सब के सब आपस में जुड़े हुए हैं एक सिंगल विशाल जमीन के टुकड़े की तरह। करीब 30 करोड़ साल पहले दुनिया ऐसी ही थी। इसी सुपर कॉन्टिनेंट को पैंजिया कहा गया और इसके चारों तरफ जो इकलौता महासागर था उसे पेंथैलेसा नाम दिया गया। और फिर जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये विशाल महाद्वीप टूटने लगा। हाँ, पृथ्वी के अंदर की गर्मी और दबाव की वजह से पैंजिया में दरारें पड़ने लगी और ये 2 बड़े हिस्सों में टूट गया। 2 हिस्सों में? जी। उत्तरी हिस्से को कहा गया अंगारा लैंड या लैरिशिया और दक्षिणी हिस्से को कहा गया गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में एक नया उथला सा समंदर बन गया जिसे नाम दिया गया टेथिस सागर। यहाँ पर कहानी में सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। स्रोत बताते हैं कि आज के महाद्वीप इन्हीं 2 टुकड़ों से बने हैं। अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, और गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत। 1 मिनट, क्या? जी हाँ, यही वो बात है जो दिमाग में दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल देती है। हमारा भारत, जिसे हम एशिया का हिस्सा मानते हैं, उसका प्रायद्वीपीय भाग यानी दक्षिणी पठार असल में गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ये तो दिमाग हिला देने वाली बात है। मतलब अगर हम टाइम मशीन में बैठकर करोड़ों साल पीछे जाएं, तो हमें भारत का दक्षिणी हिस्सा एशिया के पास नहीं बल्कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और बर्फीले अंटार्कटिका के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि भारतीय उपमहाद्वीप एक मुसाफिर है जिसने करोड़ों साल तक समंदर का सफर तय किया है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, एक मुसाफिर। भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड से टूटी और लाखों सालों तक उत्तर की ओर सफर करती रही। कितनी रफ्तार से? लगभग 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से, जो भूविज्ञान की दुनिया में बहुत तेज मानी जाती है। यही मेरे लिए एक पहेली है। अगर भारत का पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो कि एक बहुत पुराना और स्थिर भूभाग है, तो फिर उसके ठीक उत्तर में दुनिया के सबसे नए और सबसे ऊंचे पहाड़ हिमालय कैसे खड़े हो गए? बहुत अच्छा सवाल है। एक पुरानी शांत जमीन और एक नई अशांत पर्वत श्रृंखला का ये मेल कैसे हुआ? इसका जवाब उसी टेथिस सागर में छिपा है, जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में था। अच्छा। स्रोत में हिमालय की जन्मस्थली को टेथिस भूसन्नति कहा गया है। भूसन्नति का आसान मतलब है एक लंबा, संकरा और उथला समुद्री बेसन। करोड़ों सालों तक दोनों तरफ की जमीन से नदियां अपने साथ जो कुछ भी लाती थीं,
वो सब इसी टेथिस सागर में जमा होता रहा। जो कुछ भी मतलब ये अवसाद या डिपॉजिट्स क्या थे जिनका जिक्र है? सोचिए, करोड़ों साल तक हजारों नदियां दोनों महाद्वीपों से मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर और मरे हुए समुद्री जीवों के अवशेष बहाकर ला रही हैं। और एक ही जगह समुद्र की तलहटी में डाल रही हैं। हाँ, बिल्कुल। लाखों सालों में इन चीजों की परत पर परत जमती गईं और ये परतें कई किलोमीटर मोटी हो गईं। ये एक तरह का गीला भारी मलबा था। ठीक है, तो टेथिस सागर की तलहटी में कई किलोमीटर मोटा मलबा जमा था और उधर से भारतीय प्लेट पूरी रफ्तार से एशियाई प्लेट की तरफ बढ़ रही थी। फिर क्या हुआ? फिर हुई दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे धीमी टक्कर। हाँ, कल्पना कीजिए कि दो विशाल गाड़ियां आमने सामने टकरा रही हैं और उनके बीच में एक गीली मिट्टी का बड़ा ढेर रखा है। टक्कर से क्या होगा? वो मिट्टी का ढेर दबेगा, उसमें सिलवटें पड़ेंगी और वो ऊपर की ओर उड़ जाएगा। ठीक यही टेथिस सागर के मलबे के साथ हुआ। जब भारी भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और उसके नीचे धंसने लगी तो जबरदस्त दबाव से टेथिस सागर में जमा हुआ नरम मलबा मुड़ने लगा। अच्छा। उसमें विशाल सिलवटें पड़ी और वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। इसी प्रक्रिया ने दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे युवा मोड़दार पर्वतों को जन्म दिया, जिन्हें आज हम हिमालय कहते हैं। यह विश्वसनीय है। मतलब जिस जगह पे आज दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं, जहां सांस लेना भी मुश्किल है, वहां करोड़ों साल पहले एक समंदर लहराता था। जी हाँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि हिमालय की चट्टानें दरअसल समुद्री कीचड़ हैं, जिसे करोड़ों साल तक दबाया और पकाया गया है? ये तो किसी जादू जैसा लगता है। ये भूविज्ञान का जादू है और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज भी हमें माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटियों पर समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। फॉसिल्स? जी, फॉसिल्स। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये पत्थर कभी उस टेथिस सागर की तलहटी का हिस्सा थे। वाह, मतलब आज जहां हम ट्रेकिंग करने जाते हैं, वहां कभी व्हेल और समुद्री मछलियां तैरा करती थीं। हाँ। आज की बातचीत ने तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। हमने कानून की रेखाओं से समंदर को नापा, समझा कि 12, 24 और 200 नॉटिकल मील के क्या मायने हैं, और फिर हम करोड़ों साल पीछे गए, ये देखने कि कैसे भारत के एक मुसाफिर भूभाग ने एशिया से टकराकर दुनिया की छत यानी हिमालय को जन्म दिया। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये दोनों कहानियां आपस में जुड़ी हैं। वो जो 200 नॉटिकल मील का EEZ है, जहां से आज हम तेल और प्राकृतिक गैस निकालते हैं, वो क्या है? वो उन्हीं करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवों और वनस्पतियों के अवशेष हैं जो टेथिस जैसे प्राचीन समुद्रों की गहराइयों में दफन हो गए थे। भूविज्ञान का वही इतिहास आज हमारी अर्थव्यवस्था को ऊर्जा दे रहा है। क्या बेहतरीन संयोग है। कुदरत की करोड़ों साल की मेहनत और इंसान के बनाए कानून, दोनों एक साथ। स्रोतों पर आधारित हमारी ये पड़ताल ये खत्म होती है, लेकिन एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। स्रोतों ने बताया कि नदियों द्वारा लाए गए मलबे के मुड़ने और उठने से हिमालय बना। आज भी हिमालय से निकलने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियां हर साल करोड़ों टन मलबा बहा कर लाती हैं और उत्तर भारत के मैदानों में जमा करती हैं। हाँ, तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं कि वही प्रक्रिया जिसने करोड़ों साल पहले एक पर्वत बनाया था, आज भी हमारी आंखों के सामने बहुत धीमी गति से उत्तरी भारत के भूगोल को लगातार बदल रही है।